नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो हम बिहार की ही करेंगे, लेकिन बिहार में जो लग रहा है, ऐसा लगता है, देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म होने और एनडीए की सरकार बनने के 6 दिन हो गए हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। तो एनडीए में तैयारी तो चल रही है। बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रखी है। एनडीए के पास उम्मीदवार भी हैं, 40 में 39 उनके ही जीते हुए हैं। कुछ परिवर्तन करने होंगे तो कर लेंगे, लेकिन महागठबंधन तो बिल्कुल सोया हुआ दिख रहा है। क्या चुनाव के पहले ही सरेंडर कर देगा? देखिए, जब से झारखंड का घटनाक्रम, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, 5 दिनों का रिमांड, ये सब चुनौतियां हैं तेजस्वी यादव के सामने, लालू यादव के सामने। लेकिन हमने इन चुनौतियों के बीच ही देखा, खैर ये चुनौती अखिलेश यादव के सामने नहीं है। अखिलेश यादव ने लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी, 19 उम्मीदवार घोषित भी कर दिए। लेकिन बिहार में महागठबंधन के भीतर तो बातचीत ही नहीं हो रही है। जिस बात की चिंता, जिस बात को लेकर परेशान थे नीतीश कुमार, वो परेशानी अब भी खत्म नहीं हो रही है। और अब तो यह दिख रहा है कि महागठबंधन में उम्मीदवारों का संकट भी पैदा होने वाला है। देखिए, इन्हें नए उम्मीदवार तलाशने होंगे। यदि हम 2019 की सूरत देखें तो आपको याद होगा, तब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, सभी के सभी महागठबंधन में थे और आज की तारीख में ये कोई नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, काराकाट, होशियारपुर, मोतिहारी, बेतिया और जमुई। बीआईपी ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, और हम पार्टी ने गया, नालंदा, औरंगाबाद। तो 11 सीटों पर तो आपको ऐसे ही उम्मीदवार तलाशने हैं। फिर यदि हम बात कर लें, देखिए, सुपौल की बात कर लें, रंजीत रंजन राज्यसभा की सदस्य हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। सारण में चंद्रिका राय चुनाव लड़े थे, वो अब आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्णिया में उदय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वे कहाँ हैं आजकल पता नहीं। पूर्णिया में उधर पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम चला रहे हैं। मधेपुरा में शरद यादव आपके उम्मीदवार थे, शरद यादव अब हम लोग के बीच है नहीं। तो ये सारी चुनौतियां जो हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए, और फिर मजे में तो एनडीए ही है, क्योंकि इस तरीके से सरेंडर कर जाना, चाहे आपके पास जो भी चुनौती है, जेल जाने की चुनौती ही क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में यदि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? यह बहुत संकटपूर्ण बात है। और फिर देखना यह भी होगा कि इनके जो विधायक हैं आरजेडी के, जैसे हम यह मान लें कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव चुनाव हमेशा लड़ना चाहते हैं, लड़ते रहे, लेकिन बिहार विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है और सरकार बनाने की जो हसरत है, उसमें ये विधायकों को चुनाव कितना लड़ा पाएंगे? भूदेव चौधरी, जो 2019 में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे जमुई से, वे अब आरजेडी के विधायक हैं। तो इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए पटना साहिब में कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। पिछली बार तो शत्रुघ्न सिन्हा आ गए थे। आप हाजीपुर में उम्मीदवार नहीं तलाश पा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति बहुत ही, मतलब, क्या चुनाव एनडीए ही लड़ेगा और बगैर तैयारी के महागठबंधन चुनाव में आ जाएगा? तो फिर क्या होगा अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक बड़ी चिंता है तमाम विपक्षी पार्टियों की। जी। ये एक तरह से बीजेपी का एक एजेंडा था। बीजेपी एक डेलिबरेट डिजाइन की तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं, जो मजबूत पार्टियां हैं, जो हम्म, क्षत्रप हैं, वो चुनाव न लड़े, उनको पैसिव कर दिया जाए, उनको किसी तरह से दबाया जाए, क्रश कर दिया जाए लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम। जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से राज्यों में बीजेपी को ज्यादा मतलब नहीं होता है। उस हम्म, विधानसभा का चुनाव कभी भी बीजेपी उस अंदाज में नहीं लड़ती है जिस आक्रामक अंदाज में आपको लोकसभा चुनाव की उसकी तैयारी होती है। हालांकि जी, वो राज्यों में भी जीतती ही जा रही है, लेकिन आप देखें कितने कितने कितनी पार्टियां हैं, कितने क्षत्रप हैं जिनको एक तरह से न्यूट्रलाइज किया हुआ है कि आप हम्म, चुनाव मत लड़िए। अब ये प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन ये एक गेस पर, इंटेलिजेंट गेस पर आधारित है। जैसे मायावती चुनाव नहीं लड़ती, एकदम पैसिव हो गई। चुनाव लड़ेंगी, उनके जी, कैंडिडेट आएंगे, लेकिन वो एकदम हम्म, पैसिव हो गई। वो बस सिर्फ नाम के लिए, औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ेंगी। तो हम्म, लगभग उसी तरह की स्थिति बिहार में दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने सरेंडर कर दिया है, चुनाव उसको नहीं लड़ना है लोकसभा का।
मतलब जी औपचारिकता के लिए लड़ना है कि चूंकि चुनाव है, हर जगह कैंडिडेट खड़े करने हैं, तो वो औपचारिकता के लिए लड़ना है। अब इसमें ये किस वजह से हो रहा है, ये इस समय अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। जिसमें जी एक कारण वो भी है कि जिस कारण से ये कहा जाता है कि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं एग्रेसिवली, हम्म, एक कारण वो भी हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी जांच की तलवार लटकी हुई है कि ये खतरा दिख रहा है कि अगर बहुत एग्रेसिव होकर के लड़ते हैं तो अचानक पकड़ के उठा लेगी एजेंसी, सब जेल चले जाएंगे। जिस तरह से हेमंत सोरेन को उठा लिया गया, वो बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जी उन्होंने अपने जो गठबंधन की सहयोगी है कांग्रेस, उसके ऊपर भी दबाव डाला हुआ था कि हम आपके बराबर सीटें लड़ेंगे। चूंकि अब हम्म, जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो जेएमएम का दबाव था कि हम सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी लड़ेंगे, और आपके जी पास कैंडिडेट नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और सचमुच जेएमएम ने हर सीट पर कैंडिडेट खोजे हुए हैं। हम्म, ऐसी सीटों पर भी जो पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, उन सीटों पर भी, जी जिन सीटों पर कांग्रेस 8,000 10,000 वोट से हारी है, जैसे लोहरदगा की सीट है, उसके लिए भी कैंडिडेट खोज रखा है। तो ये वो एग्रेसिवली लड़ रहे थे और अभी जेल चले गए। तो एक तरह से एक बैक ऑफ द माइंड में अगर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, प्रत्यक्ष प्रेशर कि आप मत लड़िए, लड़िएगा तो पकड़ लेंगे, तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये बात होगी, लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के अंदर मन में एक एक हम एक अंदाजा लगा रहे जी हैं कि ये कारण हो रहा है। हम्म, कई हम्म, कारण होंगे जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक कारण ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर फील कर रहे हैं कि अगर हम बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ते हैं, और वो देख रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों कि लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस तरह की प्लानिंग कर रही है, जो प्री पोल उसकी स्ट्रेटजी है वो कैसी स्ट्रेटजी है, एक एक स्टेट, जो स्टेट उसके लिए मुश्किल थे, उन स्टेट्स को कैसे निपटाया जा रहा है, कैसे उन स्टेट्स में नए अलायंस बनाए जा रहे हैं, कैसे सरकारें बदली जा रही हैं, कैसे विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। उन सब लोगों ने देखा ना कि महाराष्ट्र में जी कैसे पार्टी बिल्कुल टूट गई, कैसे गठबंधन टूट गया, बिहार में किस तरह से झारखंड में अरेस्ट कर लिया गया हेमंत सोरेन को। तो ये किस लिए है? ये सिर्फ इसीलिए तो कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतना है, हर हाल में जीतना है। तो जी एक ये खतरा हो सकता है, ये आशंका हो सकती है कि अगर हम बहुत एग्रेसिव चलेंगे तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी, जो बाद में होनी है वो बहुत जल्दी हो सकती है, जो डर बताया जाता है कि मायावती के मन में भी है। तो एक कारण हम्म, तो ये हो सकता है, लेकिन अगर ये कारण है, इस कारण से कोई पॉलिटिकल पार्टी दब जाए या चुनाव लड़ने से औपचारिकता मात्र करे, एग्रेसिवली चुनाव नहीं लड़े, तो ये तो बहुत खराब चीज है लोकतंत्र के लिए भी और उस दल के लिए भी। फिर आप अपने जी वोटर्स का, जो आपके कमिटेड वोटर्स हैं, उनका भी भरोसा गंवा देते हैं। फिर आप हम्म, ये इस भ्रम में मत रहिए कि हम को विधानसभा में, हम लोकसभा चुनाव बहुत ताकत से नहीं लड़ेंगे, तो जो हमारा वोटर है वो हमको विधानसभा में वोट दे देगा। वो नहीं जी होता है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा हम्म, भ्रम है। हम लोग सब लोगों ने देखा मायावती को, वो उन्होंने 2019 का चुनाव बहुत उसके साथ लड़ा, हम्म, समाजवादी पार्टी के साथ, और उसके बाद वो अपने घर बैठ गई। विधानसभा में सबने देखा 2022 में क्या हो गया उनके साथ, एक सीट जीती उनकी पार्टी। तो ये आप तैयारी, आप लगातार कॉन्स्टेंटली हर स्तर पर लड़ाई करते रहनी पड़ती है, लड़ाई जी हमेशा जारी रखनी पड़ती है। तो वो लड़ाई भी कहीं नहीं दिख रही है, कोई एग्रेसिवनेस अभी आपने हमने नहीं सुना कि पिछले 6 दिन में बीजेपी को लेकर के कोई बहुत एग्रेसिव बयान भी आया, कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल नहीं नीतीश बिल्कुल नहीं कुमार को लेकर के जरूर कुछ सवाल उठे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर जरूर अटैक किए गए हैं सोशल मीडिया स्पेस में या मीडिया में, लेकिन बीजेपी को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है। जी तो बीजेपी को लेकर के आप अटैक नहीं करेंगे, तो जो बीजेपी विरोधी वोट है उसके, उसका कैसे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो वोट आपको आ जाएगा? तो जो एक पॉलिटिकल प्लान होना चाहिए, पहला तो एक कारण हमको दिख रहा है कि वो एक कारण तो वो दिख रहा है हमको कि उस वजह से हो सकता है कि इन लोग पैसिव हो गए हों, थोड़ा औपचारिक रूप में आ गए हों। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये मन में बैठ गया हो कि बीजेपी तो जीत ही रही है लोकसभा का चुनाव, तो हम हम्म, अभी क्यों उस पर एनर्जी वेस्ट करें, उसमें क्यों उस चुनाव में लगें। जब अब नीतीश कुमार को ले गई तो अपने आप आधी ताकत चली जाती है। जब बीजेपी जेडीयू का अलायंस बन जाता है तो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आरजेडी के ऊपर, जी क्योंकि जब भी हम्म, नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़े हैं तो बहुत सफर करना पड़ा, बहुत खराब रिजल्ट रहा है आरजेडी का। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये हो सकता है कि भाई ये लोग तो अब जीत रहे हैं तो क्यों इतनी मेहनत की जाए, विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हैं, या अभी पहले इस तैयारी में रहते हैं कि इस सरकार को अगर कुछ डिस्टर्ब कर सके विधानसभा में तो वो करते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है। एक कारण जो हमको लग रहा है वो ये भी संभव है कि कांग्रेस बातचीत करने को अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने जो जी एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग पता नहीं कहाँ हैं। हमने पहले भी कहा था कि 17 तारीख हम्म, को एक बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद एक बैठक चेन्नई में हुई है। उसके अलावा कोई बैठक नहीं हो रही है। उस कमेटी में 5 बड़े नेता हैं। तो वो कमेटी, कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। प्रदेश कांग्रेस के नेता भी हम लोग देखे कि बिहार में यात्रा घुस रही थी, निकल रही थी, तो सारे नेता उधर
सीमांचल के इलाके में पड़े हुए थे, वो किशनगंज और अररिया कटिहार के इलाके में सब वहां उस यात्रा के में थे। तो ये जी। कांग्रेस वो कांग्रेस भी बहुत जो कह सकते हैं कि आगे बढ़ के जो पहल करके इनिशिएटिव लेकर के बात करने का वो भी नहीं कर रही है। एक ये भी हो सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों में इस बात का इंतजार हो रहा हो कि बीजेपी में सीटों की मारामारी होगी, अलायंस पार्टनर्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, अगर उनको सीटें नहीं मिलती हैं उनके मन माफिक तो वो छोड़ेंगे, तो हम उनके साथ फिर बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि उस तरफ एनडीए में एलआई पार्टनर बहुत ज्यादा हो गए हैं, जी। कई नए पार्टनर भी जुड़ गए हैं, और हो सकता है कि मुकेश सहनी भी अभी अगर फेंस पर बैठे हुए हैं वो भी उस तरफ जा सकते हैं। तो हम्म। सीटों को लेकर के फिर सीटें कहां से देगी? बीजेपी अगर इस जिद पर रहती है कि हम 17-18 से कम नहीं लड़ेंगे, और नीतीश हम्म। कुमार भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में क्यों होंगे, जी जब उनको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। है कि जो जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है उनकी वो अभी लोकसभा चुनाव के तक सबसे ज्यादा है, उसके बाद तो कम हो जी। जाएगी। तो वो भी ज्यादा सीटें मांगेंगे। तो जो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, और फेंस पर बैठे हुए मुकेश सहनी हो, इतने जी। लोग वहां कैसे एडजस्ट होंगे? तो एक हम्म। उम्मीद यहाँ हो सकती है इन लोगों को हो कि जब नहीं एडजस्ट होंगे तो वो लोग वापस आएंगे। तो वापस आएंगे तो हम तभी उनके साथ सीटों की बातचीत होगी, तभी सीटों की बातचीत करेंगे, ये भी एक सोच हो सकती है हो। तो ये जी सब कारण लग रहे हैं, लेकिन इन कारणों के बीच भी आप अपना पॉलिटिकल कैंपेन तो शुरू कर ही सकते थे ना। पॉलिटिकल कैंपेन बिल्कुल। शुरू करने से तो किसी ने रोका नहीं है। और हम्म। दूसरी जो जो बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों बड़ी पार्टी आपके पास कांग्रेस है अभी, तो जी। कांग्रेस के बारे में अब तय है कि अब नीतीश कुमार चले गए, पिछली बार आपने कांग्रेस को 9 सीटें दी थी, तो उस हम्म। 9 से ज्यादा सीट तो अब नहीं देनी है कांग्रेस को। तो नहीं। उन सीटों को छोड़िए, कांग्रेस को कहिए कि वो अपनी उन सीटों पर करे, बाद में सीटों के में जो अदला बदली करनी होगी या कुछ कम करना होगा करेंगे, लेकिन उन सीटों पर कैंपेन तो कांग्रेस का शुरू हो जाए। और जो 19 सीटें आरजेडी लड़ी थी, उन सीटों पर आरजेडी लड़े, उस सीट में से तो कोई सरेंडर नहीं करना है आरजेडी को। तो वहां नहीं, को लेकर के क्या अभियान शुरू हुआ? वहां को लेकर के भी कोई कैंपेन शुरू नहीं हुआ। और आपने किसी को सीटें कहा बताई ही थी। नहीं आपने कि जाकर चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ना है, किसी को कहा ही नहीं। और बातचीत ही नहीं हो रही है बिल्कुल हाँ, लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर। तो एक लेवल पर आपका गठबंधन की बातचीत जो समझ में आ रही है कि रुकी हुई है, कि कांग्रेस नहीं कर रही है, और आप जी। दूसरी छोटी पार्टियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम्म। चलिए, गठबंधन की सहयोगियों वाली गठबंधन वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन आरजेडी के अंदर में तो बात होनी चाहिए। आरजेडी बिल्कुल। की अपनी तैयारी तो होनी चाहिए कि उसने जो 19 सीटें पिछली बार लड़ी थी, और उन सीटों में से वो ट्रेडिशनल सीटें हैं उसकी, एक लाइन से आप सीटें जोड़िए, जो आप जोड़िए एक लाइन से, जो एक जो वैशाली से लेकर के हाजीपुर है, वैशाली है, गोपालगंज है, सारण है, महाराजगंज है, ये सब सीटें तो ईमान आपकी है। ट्रेडिशनल सीटें हैं जहां से आपको लड़ना ही है। जी। दरभंगा से आपको लड़ना ही है, झंझारपुर लड़ना ही है, बांका लड़ना है, मधेपुरा लड़ना है, अररिया लड़ना है। ये सारी सीटें तो आरजेडी को लड़नी ही है। तो इन जी। सीटों पर क्या तैयारी है? हम्म। इन सीटों को लेकर के भी अपनी अपनी तैयारी तो आरजेडी की होनी चाहिए थी। और वही हम्म। हम लोग जब तेजस्वी के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई, आप इस लाट साहबी छोड़िए। अभी आप बिल्कुल। 6 दिन हो गए तो कहां निकले 6 दिन में? एक दिन लालू यादव से पूछताछ हुई, एक दिन तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, उसके बाद क्या पॉलिटिकल गेम प्लान है आपका? आप कहां पॉलिटिक्स, कहां किस जगह रैली करने निकले? यहाँ नहीं, वो या तो दिखाई पड़ गया अजीत जी, वो दिखाई पड़ गया कल ही। कल बीएन मंडल की जयंती थी। याद कीजिए 25 सितंबर को, जिस दिन हम लोगों ने शुरुआत की थी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती दीनदयाल के दिन। उपाध्याय की जयंती थी, हाँ। हाँ, तो नीतीश कुमार गए थे माल्यार्पण करने, संकेत मिला था। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजकीय समारोह में या जो भी समारोह था उसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही पहुंचे थे। नीतीश कुमार के जाते ही, नीतीश कुमार के समक्ष नहीं, बीजेपी के तमाम नेता भी माल्यार्पण करने पहुंच गए थे। लेकिन बीएन मंडल, जो मंडल मसीहा, कल उनकी जयंती, राजकीय समारोह, तो राज्यपाल गए, मुख्यमंत्री गए, दोनों डिप्टी सीएम गए। लेकिन ठीक है, आप उनके सामने नहीं जाते, बाद में जाकर तो बीएन मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सकते थे। तो बताइए। ये मौके भी आप चूक रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप पिछड़ रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो ये तो एकदम वही बात होगी ना कि आप पैसिव हो गए, एकदम निष्क्रिय हो गए। जी। आप ये क्या समझ रहे हैं कि ट्विटर पर लड़ाई हो जाएगी? चुनाव नहीं ट्विटर होगी। पर लड़ लेंगे, सोशल मीडिया में नहीं। लड़ लेंगे आप। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं, या जो हमने पहले भी कहा था, जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, और हम्म। आरजेडी के कुछ लोग हैं जो जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में रहे हैं लोग, और वो कांग्रेस के इकोसिस्टम के साथ उनका सिंक्रोनाइजेशन है,
उसके जी ट्वीट करने से थोड़ी लड़ाई हो जाएगी, उसके ट्वीट करने से चुनाव नहीं हो जाएगा, उसके उसके हम्म, ट्वीट करने से आप इंटेलेक्चुअल क्लास में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो भी परसेप्शन बीजेपी विरोध का क्रिएट हो रहा है, आपके फेवर का बिहार के ग्राउंड लेवल पर आपकी राजनीति का परसेप्शन नहीं क्रिएट हो रहा है। इस जी बात को समझना चाहिए, इस फर्क को समझना चाहिए कि यहाँ जो लोग, जिनका अपना इंटरेस्ट है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का विरोध करने में, वो लोग हम्म, आपको हीरो बना रहे हैं सोशल मीडिया में। तो उनका वो अपना इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, आरजेडी का इंटरेस्ट नहीं पूरा हो रहा है। आरजेडी तो हमेशा गांव की और गरीब की और सड़क पर लड़ने वाली पार्टी रही है। ये बिल्कुल। पार्टी कभी, लालू यादव ने तो कभी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की झारखंड में, कभी शिबू सोरेन ने उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की, हेमंत सोरेन भी नहीं करते हैं। आप गांव में नहीं, जाइए, जंगल में जाइए, लोगों के बीच लालू जाइए। यादव तो गाय चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चलाने वालों, भैंस चराने वालों, उन्हें संबोधित करते थे। ट्विटर की बात ही कहाँ करते थे। जब ट्विटर आया तो ये तो कहते थे कि क्या क्या ची आ गया है। नहीं, वो तो जी मीडिया के बारे में भी कहते थे, मीडिया के बारे हाँ में भी वो कहते थे। वो तो कभी लालायित नहीं रहे कि टीवी पर आ जाए या अखबार में उनके बारे में छप जाए। अखबार में तो लगातार उनके बारे में निगेटिव ही छपता था। जो मीडिया जी का एक बायस था, जीवन भर उनके खिलाफ ही रहा। तो वो हम्म, तो जनता की ताकत से लड़ते रहे ना, जनता के ताकत से, अपने पब्लिक कनेक्ट से लड़ते रहे। तो अब वो पब्लिक कनेक्ट कहाँ है, वो तो जा नहीं सकते हैं। और हम्म, हमको अभी निकट अतीत का हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि कभी तेजस्वी यादव के लिए हमने सुना कि वो राघोपुर गए थे, या तेज प्रताप यादव अपने ताजपुर, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर गए थे। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आप नहीं जा रहे हैं। तो नेता आप जो है, आपने कुछ सोचा है। पाटलिपुत्र में मीसा भारती 2 बार से हार रही है, अभी वो राज्यसभा में है, तो सोचा है कि वहां जी कोई नया कैंडिडेट उतारेंगे या किसको लड़ाएंगे, अपने उसी कैंडिडेट को उतारेंगे या कोई नया कैंडिडेट उतारेंगे। ये प्लानिंग की जरूरत होती है। देखिए, अभी एक हम देख रहे थे, जो चुनाव ये लोग पिछली बार लड़े थे और जो इनके कैंडिडेट थे, हमको ध्यान आ रहा है 8 उम्मीदवार इनके यादव थे। जी 19 में से 8 उम्मीदवार यादव थे और 4 मुस्लिम थे। और हम्म, 2 सीटें सुरक्षित आपके खाते में थी, गोपालगंज की और हाजीपुर की, जहां आपका 2 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट थे। तो 8-4-12 और 2-14 तो हो गए, सिर्फ 5 ही सीटें बची जो आपने दूसरी जाति के लोगों को दी थी। तो हम्म, क्या यही फॉर्मूला रहेगा? इस फॉर्मूले पर विचार किया है? इस फॉर्मूले से आप बीजेपी जेडीयू को हरा लेंगे? पिछली बार तो अलग-अलग रेनबो कॉलिशन बनाने के लिए अलग-अलग जातियों की पार्टियों के नेता आपके साथ थे। एक कुशवाहा नेता थे आपके पास, एक महादलित नेता थे आपके पास, एक अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता थे आपके पास। अब तो नहीं है वो लोग। तो हम्म, उनको क्या आप छोड़ देंगे? 36% जो, जिसको आप ही के यहाँ जाति गणना में जो अत्यंत पिछड़े 36% आए, उनको आप कहाँ सीट देंगे? आपने आइडेंटिफाई की है, सीट आइडेंटिफाई की है, कैंडिडेट चुना है, आपने कहाँ से देंगे? आपने एक फॉर्मूला पिछली बार बनाया था, वो उस समय के हालात का फॉर्मूला था। अब हालात जी बदल गए हैं। उसके बाद आपने जाति गणना करके अनेक जातियों के एस्पायरेशन पैदा कर दिए हैं। उसके अंदर एक आकांक्षा पैदा कर दी है आपने कि उसको भी सत्ता में भागीदारी चाहिए है। आपकी पार्टी के साथ वो तभी जुड़ेगा जब आप उसको हिस्सेदारी देंगे। तो आपके जी पास कौन-सी सीट बचती है? आप अपने कोर हम्म, वोट, जो एमवाई का समीकरण है 32% का, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको बनाए रखते हुए आप कितनी सीटें और लड़ाएँगे दूसरी जातियों के लोगों को? क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस बाकी समीकरण साधे और आप अपने पुराने समीकरण पर रहेंगे? तो उसके बारे में भी बात, एक पहल होनी चाहिए थी। कैंडिडेट दिखना चाहिए था आपका, जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं वो ग्राउंड पर काम करता हुआ दिखना चाहिए था। अब वो जमाना भी खत्म हो गया कि आप पैराशूट से उतार दें। नरेंद्र मोदी की लहर है तो बीजेपी के लिए है ना, आपकी तो कोई जी लहर बिल्कुल। नहीं है। आपको तो हम्म, जमीन पर लड़ना है ना, ग्राउंड पर लड़ना हम्म, है। और आपका वोट भी तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है कि एक बार घूम करके चले गए मोहन यादव तो हो गया है? मोहन यादव बार नहीं बार होगा। आएंगे वहां। हम्म, तो वो आप उसको काउंटर करने की आपके पास क्या योजना है? आप एकदम से निष्क्रिय होकर के, सरेंडर करके कि हम चलिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में बीजेपी ज्यादा ध्यान नहीं देती है, या विधानसभा में बिहारी अस्मिता का, यादव अस्मिता का हम कार्ड खेलेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, और विधानसभा में तो हमने हरा ही दिया था, अकेले भी लड़के जी हरा दिया था और नीतीश कुमार के साथ रह के भी हरा दिया था बीजेपी को। तो वो एक तरह का कि मृग मरीच का है। हम फिर कह रहे हैं कि आपने हरा दिया था 2020 में, तब वो चिराग पासवान की वजह से हरा दिया था। आप बाई डिफॉल्ट जीत गए थे। हम्म, आप बाई डिफॉल्ट जीत गए थे चिराग पासवान की वजह से, आपने हरा नहीं दिया था। हम फिर ज्ञानेश्वर जी लोकसभा चुनाव का अभी आंकड़ा देखे हैं, 23% वोट का अंतर है। जी 23% वोट का अंतर है आपको। महागठबंधन जो पिछली बार लड़ा था, जो 5 पार्टियां थी, उन सबको मिलाकर के 30% वोट आया था। जी और जो बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान का, मतलब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का जो 3 पार्टियों का गठबंधन था, उसको 53.25% वोट आया था। तो 23% वोट का अंतर आप कैसे दूर करेंगे? हम्म, 23% वोट का अंतर तो मिटाना बहुत मुश्किल है। बहुत 2 ही मुश्किल है, एक बहुत मुश्किल। सबसे नजदीकी मुकाबला हुआ था, वो जहानाबाद का था, जो जी 17-1800 वोट से हारे थे सुरेंद्र यादव।
उसके बाद 1 लाख से कम अंतर वाली सिर्फ एक सीट थी जो मीसा भारती की सीट पाटलिपुत्र। थी। हाँ, जी। पाटलिपुत्रा सीट थी। उसके बाद हम 4-5 ही सीट है जो आप 2 लाख से कम वोट के अंतर से हारे हैं। बाकी 12-13 सीटें ऐसी हैं जो 2 लाख 3 लाख वोट के अंतर से हारे हुए हैं। तो उन सीटों पर आपकी तैयारी तो पूरे 5 साल चलनी चाहिए थी भाई। अभी अब तो आप तो चुनाव 2 महीने रह गए, आपने 5 साल कोई तैयारी नहीं की उन सीटों पर। और ये बिल्कुल। अभी अगर दूसरी तरफ से आप सोचिए, तो जो लहर 2019 में नरेंद्र मोदी की थी, अभी हो सकता है ये राम मंदिर के बाद उससे ज्यादा की लहर बन रही हो। नहीं, राम मंदिर की स्थिति ये है अजीत जी कि देखिए स्पेशल ट्रेनें खुल रही हैं और आपको ले जाया जा रहा है, और ट्रेनें ऐसी हैं, फूल माला से सजे हैं, रेड कारपेट बिछे हैं, जो सवारी कर रहे हैं, जो ट्रेन में सवार हो रहे हैं, उन्हें चंदन टीका लगाया जा रहा है, वहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जा रही है, अयोध्या में निःशुल्क दर्शन कराया जा रहा है, निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे और कब तक इंतजार करेंगे कि चिराग पासवान का मसला बिगड़ जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, जीतन राम मांझी नाराज हो जाएंगे, मुकेश सहनी यदि अभी बीच में है तो आपको बातचीत तो शुरू कर देनी चाहिए थी ना। क्यों इस इंतजार में बैठे हैं कि मुकेश सहनी को भी कैच कर बीजेपी अपने ही ओर लेकर चली जाए? हाँ? अरे अभी अभी बात कर लेनी चाहिए थी। आप जाकर के मुकेश सहनी को एक ऑफर करिए, राज्यसभा की सीट ऑफर करिए, एमएलसी की सीट ऑफर करिए, जो आपके पास है उनको ऑफर करिए। जी। अब वो आपके ऑफर एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन आपको तो पहल करनी होगी ना। आप इंतजार में हम्म। बैठे हुए हैं, तो इंतजार में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। और अभी देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो अभियान है, ये अभियान चलेगा पूरे चुनाव, और जी। इन चुनाव के बीच में रामनवमी आती है, और हर बार हम्म। रामनवमी के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में तनाव बढ़ता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। और उस हम्म। सांप्रदायिक तनाव का फायदा किसको मिलता है, ये कोई कहने की जरूरत तो है नहीं। और अभी इस बिल्कुल। माहौल में, अयोध्या के इस माहौल में, रामनवमी में लाखों लोग बिहार से जा रहे होंगे, और उस समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं, नहीं भी होती हैं, तब भी एक तरह का कंसोलिडेशन बहुत भारी हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2019 में जो लहर थी नरेंद्र मोदी की, वो नहीं है। अगर ये जी। किसी को भ्रम है तो वो अलग चीज है। वो फिर हम तो मान लीजिए कह भी सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग कुछ भी जी। कह सकते हैं। लेकिन हम्म। कोई पार्टी जिसको चुनाव लड़ना है, वो इस भ्रम में नहीं रह सकती है, या इस मुगालते में नहीं रह सकती है कि नहीं उनकी लहर कम हो गई है, या 10 साल हो गए तो अब एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो जब 2019 से बेहद कम खराब स्थिति नहीं है और गठबंधन वही है, तो फिर 53-23% वोट का अंतर कैसे दूर करेंगे? उसके लिए बिल्कुल। कोई रूपरेखा बनी होगी ना, कोई योजना बनी होगी, किसी तरह की कोई काम ग्राउंड लेवल पर किया होगा आरजेडी ने। तो वो कहीं दिख नहीं रहा है कि आपने क्या ग्राउंड लेवल पर काम किया। आपकी आइडेंटिफाइड जो सीटें हैं, हम कह रहे हैं कि अगर वो पार्टियां सब नहीं आती हैं, जिनका आप इंतजार कर रहे हैं कि उधर से बात बिगड़ जाएगी तो आ जाएंगे, तब भी आपकी 19 सीटें जो आइडेंटिफाइड हैं, उन सीटों पर तो आपको कैंडिडेट को बता देना चाहिए था कि जाकर के चुनाव लड़िए। आपने ठीक जी। ध्यान दिलाया अखिलेश यादव का, उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। 17 बिल्कुल कर लोकसभा दिया। कैंडिडेट, और उन्होंने जो 7 सीटें दी है आरएलडी को, जयंत चौधरी को, उन्होंने भी लगभग सब सीट पर अपना कैंडिडेट मन ही मन तय कर लिया है, उसको कह दिया है कि चुनाव लड़िए। जी। तो ये बाकी पार्टियों के का वो तय है। बीजेपी पर हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी, हम लोगों ने कहा था कि वो भी 160 के करीब सीटें आइडेंटिफाई कर ली हैं जहां उसके कैंडिडेट अनाउंस होने हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ये सारी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। तो उसी की देखा देखी आप आरजेडी भी नहीं कर रही है। आरजेडी की तैयारी का हालत की हालत ये है कि अगर एक सीट उसको आज अतिरिक्त लड़नी पड़ जाए, मान लीजिए कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आते हैं, और उनके खाते की कोई सीट मिल जाए, तो उसको उम्मीदवार खोजने में दिक्कत आ जाएगी। फिर जी। आप वही होगा कि आप किसी को टिकट दे दीजिए, जिस तरह से पिछली बार इनके सीधे है तमाम ना, सामने है इलाके। ना, हाजीपुर हाजीपुर में आप किसे लड़ाएंगे? हाँ, उजियारपुर में क्या लड़ाने के लिए आप आलोक मेहता को भेजेंगे? कैसे हाँ? भेजेंगे? आप विधानसभा की सीट हाँ, खाली आलोक मेहता कराएंगे। को भेजेंगे तो फिर वो विधानसभा के सदस्य हैं। तो आपके साथ, हम्म। आप सिवान में किसको लड़ाएंगे तय किए? शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ रिश्ता सुधरेगा, या माले को सीट जाएगा, या उम्मीदवार बदलेंगे? कोई फैसला हो ही नहीं रहा है। हाँ? काराकाट में किसे लड़ाएंगे आप? हाँ? तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, मोतिहारी में देखिए, याद कीजिए पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अखिलेश सिंह के बेटे आ गए थे। इस बार कांग्रेस फंसी हुई है, चलो बात कर लेंगे लोकसभा की सीटों का बाद में, पहले राज्यसभा का फैसला कर ले। राज्यसभा की सीट भी कांग्रेस को एक लेनी है, अखिलेश सिंह को जाना है वहां। तो ये सारी बात जो सेकेंडरी है, प्राइमरी लोकसभा इलेक्शन आपका होना चाहिए था। लोकसभा इलेक्शन की ओर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। और उधर गांव चलो, भगवान राम, सब कुछ वहां मौजूद हो गए हैं। आज देखिए, हम देख रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, सद्भावना मुलाकात हुई।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी, हमें खबर ये मिल रही है, अंदरूनी खबर, कि नाम में कुछ परिवर्तन हुआ है, राष्ट्रीय लोक जनता दल न होकर कुछ और भी हो सकता है। तो आपकी कवायद हो ही नहीं रही। और दूसरी ओर उन्हें क्या करना है, उन्हें तो फैसला करना है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें ही लड़ाना है या बदल देना है। अब जैसे बीजेपी में 6 उम्मीदवारों की हम लोग चर्चा करते हैं, रमा देवी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, आर के सिंह, अश्विनी चौबे, तो इनकी चर्चा करते हैं। तो आप मुकाबले के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, जीतन राम मांझी ने ठीक है आज एक नया सुर छेड़ा है कि मुझे दूसरा मंत्री भी चाहिए। वे खुलकर बोले हैं कि मैंने अनिल कुमार को, जो जाति से भूमियार है, टेकारी के विधायक है, अरुण कुमार के भाई है, कि उन्हें मंत्री बनाने की मांग की है। नित्यानंद राय नानुकुर कर रहे थे, कह रहे थे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अमित शाह कर सकते, तो उन्होंने बात शुरू की है। लेकिन इन सब बातों के भरोसे कि एनडीए में खटपट हो जाएगी, हम तब तक इंतजार करते रहेंगे, तब तक तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रह जाएंगे। तो उसके बाद फिर वही होगा जो हम कह रहे थे कि उस समय पिछली बार इनकी सहयोगी पार्टियों ने किया था। सबने उतनी एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा यह है कि आप इतना बड़ा कौर रख लीजिए कि उसको चबा ना पाए। तो किसी ने 5 सीट ले ली, किसी ने 4 सीट ले ली और कैंडिडेट नहीं है आपके पास, तो आपने जिस नतीज को खड़ा कर दिया और 4 लाख 4.5 लाख वोट से कैंडिडेट हारे हैं। सबसे ज्यादा वोट से जो है वो वीआईपी के और आरएलएसपी के कैंडिडेट हारे हैं, हम के कैंडिडेट हारे हैं। आरजेडी के कैंडिडेट को बहुत जगह टक्कर भी दी, मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख वोट से हारे, 4-4 लाख वोट से कैंडिडेट हार गए। आपके पास आपकी ना तैयारी थी ना आपके पास कैंडिडेट थे। तो जब 11th आवर में आप कैंडिडेट खोजने निकलेंगे तो जो आ जाएगा सामने उसको आपको देना होगा। तब आपके पास उसका समय नहीं होगा ना कि आप स्क्रूटनी कर सकें, छटनी कर सकें, अच्छा कैंडिडेट देख सकें। और उसके पास फिर टाइम नहीं होगा कि ग्राउंड पर जाकर के आप जो तमाम पार्टियों का गठबंधन है, उन पार्टियों का जो वोटर है, समर्थक वर्ग है, उसके साथ वो कनेक्ट कर सके। ये नहीं हो सकता है। आपके पास प्रचार का भी कोई ऐसा तंत्र नहीं है, आपके पास नैरेटिव बनाने का भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप मिनटों में पलक झपकते पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप गरीब गुरबा की पार्टी, राजनीति करने वाले लोग हैं, तो आपका वोटर भी उसी तरह है, आपको फिजिकली उस तक पहुंचना होगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए। और ये इतनी अच्छी स्थिति अभी थी बीजेपी आरजेडी के पास कि तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां उसके साथ हैं। तो तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों का तो ग्राउंड कनेक्ट बहुत है, उनके तो बहुत ग्राउंड वर्कर भी हैं, उनका एक जनता के बीच में जाने का उनका हिसाब किताब भी है। तो आप क्यों नहीं उनके साथ बात करके और उनको कुछ ज्यादा सीटें दे रहे हैं? अगर आपके पास स्पेयर सीटें हैं तो वेस्ट करने के बजाय आप उनको अभी कहें वो अच्छे कैंडिडेट खोजे। उनके लिए आप जो सीटें आइटम, मधुबनी तो पिछली बार भी दे दी थी आपने, हमको वीआईपी को दी थी। नहीं, मधुबनी वीआईपी को हाँ, वही वीआईपी को दे दी थी मधुबनी की सीट आपने, तो वो पुरानी सीट कम्युनिस्ट पार्टियों की है। तो और आप पिछली बार देखिए ना, बेगूसराय में कन्हैया कुमार भी लड़े और क्या बोलता है, आरजेडी का उम्मीदवार भी लड़ गया, आरजेडी का भी उम्मीदवार लड़ गया था। तो इस बार वैसा कुछ इस बार नहीं करना है आपको। तो आप जो बेगूसराय की सीट है, सिवान की सीट है, आरा की सीट है, मधुबनी की सीट है, जो सीटें ऐसी हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत रही हैं, जिनका पारंपरिक वोट आधार है, आप उनको बुला करके कहिए कि वो लड़े। भाई उनके साथ तो अब बात करनी होगी कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी ना, क्योंकि अब कांग्रेस के कैंडिडेट अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा जाना है तो कम्युनिस्ट पार्टियों के वोट से ही जाएंगे ना। आरजेडी के पास तो वोट बटेगा नहीं, उसके कहां बचेगा? उसके 79 एमएलए हैं और उसके 2 अगर राज्यसभा के उम्मीदवार अगर वो खड़े करती है तो 72 चाहिए है, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा वोट लेकर के आप चलेंगे, 74 वोट तो आपके चले गए। तो आरजेडी के पास तो 5 ही वोट बचेंगे और कांग्रेस का अगर 19 वोट है तो 24 ही वोट हुए। उसके बाद 12-13 वोट पहले लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार साथ में रहते तो 9 वोट उनके बच रहे थे, तो अब उनका वोट मिल जाता, लेकिन वो तो चले गए। तो अब कांग्रेस को अपना राज्यसभा में अगर पहुंचाना है सांसद, तो कम्युनिस्ट पार्टियों के वोट से पहुंचना है। तो अभी तो अगर आप राज्यसभा की सीट आ जाती है अगर बार्गेनिंग के टेबल पर, तो एक हाथ में आ गया, एक ट्रम्प कार्ड लेफ्ट के हाथ में, लेफ्ट की पार्टियों के हाथ में। तो हम कह रहे हैं कि पहले ही आपके पास ज्यादा सीटें हैं और अब उनको आप उनका वोट भी लेना है कांग्रेस पार्टी को एक राज्यसभा देने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए। तो उनके साथ बात करिए, उनकी जो सीटें हैं, उनकी वो जितनी सीटें मांग रहे हैं, आप उसमें आप जब बैठिएगा और ग्राउंड असेसमेंट करिएगा तब तो पता चलेगा कि वहां उनकी किसकी ताकत कितनी है। तो वो बैठक भी एक बार भी नहीं हुई है। अभी एक संयोग देखिए कि जो ये कांग्रेस की भी जो नेशनल अलायंस कमेटी है, इसकी सिर्फ एक बैठक हुई थी और उसमें भी सिर्फ मनोज झा गए थे। उस समय नीतीश कुमार साथ में थे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया था। तो एक तो नेशनल अलायंस कमेटी को भी एक बैठक करनी चाहिए, अभी तत्काल एक पहल करके आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के नेताओं के साथ बैठ करके एक बातचीत करनी चाहिए, ताकि कम से कम एक दूसरे का जो की कमजोरी और एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ है, इसका तो असेसमेंट करें
कि किसकी पार्टी की कहां कमजोरी है, कहां स्ट्रेंथ है, कहां कौन लड़ा था। कुछ सीटों की अगर अदला बदली करनी है वो भी देखिए, जहां लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, आरजेडी अच्छे लड़ सकती है, तो एक जी। डेलिब्रेशन होता है, जो बैकरूम चर्चा होती है वो भी नहीं शुरू हुई। अभी आपको हम्म। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि इसको आप अपने को विक्टिम बता करके, पीड़ित बता करके, और सहानुभूति यात्रा भी शुरू कर देनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को। हाँ कोई बिल्कुल, ये तो करना ही चाहिए था। सहानुभूति हमदर्दी यात्रा आप निकाल दीजिए, जनता के बीच में जाइए कि देखिए हम क्या खराब कर रहे थे, हम तो जी। नौकरी दे रहे थे। आप जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जाके जनता के बीच में कहिए, आप रथ बनवाइए, रथ लेके अब तक निकल गए रहते कि भाई ये रथ है, हम नौकरी दे रहे थे और इसलिए हमको हटा दिया गया, हमसे हमारी सरकार बीजेपी ने गिरवा दी क्योंकि हम नौकरी दे रहे थे, बीजेपी हमसे डर गई थी। अपना वोट कंसोलिडेट करिए, जो आपका वोट है, जी। लेकिन आप वो छोड़ दीजिए। बैकरूम चर्चा जो होनी चाहिए है, तीनों चारों पार्टियों में जो अभी साथ में है, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां और 2 ये, उनके बीच में भी ड्राइंग बोर्ड पर भी जो रख के बनाने की, ड्राइंग बनाने की बात होती है, वो भी नहीं हो रही है। अभी जो उसकी प्लानिंग, स्ट्रक्चर की प्लानिंग पर भी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। और नहीं, दूसरी आप ओर बीजेपी को जो 3 सीटों से समझिए ना, कि आपने पाटलिपुत्रा ये तय नहीं किया कि मीसा भारती ही लड़ेंगी या फिर जो लगातार वहां काम कर रहे हैं रितलाल यादव वो लड़ेंगे। सारण आपके परिवार की परंपरागत सीट है। हम्म, चंद्रिका राय को आपने इसलिए टिकट दिया था कि वो आपके समधी हो गए थे, आज रिश्ते खराब है। हम्म, सारण में आप किसे लड़ाएंगे? राबड़ी देवी अब लड़ती नहीं है, तो आप हम्म, लड़ाएंगे किसे? ऐसा तो होगा नहीं कि पैरासूट की तरह आप किसी को उतार देंगे और जनता उसके साथ हो जाएगी। नहीं होगा। मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, पिछली बार चलिए शरद यादव आपके पास आ गए थे, इस बार क्या होगा? हाँ? हम्म, तो जो आपकी बिल्कुल कोर सीटें हैं, उन हम्म, सीटों के लिए भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, नहीं, तो और क्या यह समझिए माना आप, जाए कि जी, तो क्या ये माना जाए कि जो हेमंत सोरेन की जो कार्रवाई है हुई है, और फिर जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, उसके कारण ज्यादा परेशानी है और बचने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, किसी तरीके से रियायत मिल जाए? हाँ, तो ये अगर होगा तो ये तो आत्मघाती प्रवृत्ति है ना, फिर आप नहीं खड़े हो जी। पाएंगे। आपको इसी समय अपना जो मेटल है वो अभी दिखाना है, अपना कैरेक्टर अभी दिखाना है। असली चीज तो क्या जी। पॉलिटिक्स में कैरेक्टर होता है। आपका कैरेक्टर हम्म। अभी, आप लड़ने का कैरेक्टर अभी आपको दिखाना होगा। अगर आपने सरेंडर किया तो फिर हमेशा के लिए सरेंडर करेंगे, फिर आप नहीं उठ पाएंगे। फिर ये इस भ्रम में मत रहिएगा कि विधानसभा चुनाव में वो लोग आ जाएंगे आपको छोड़ करके। देखिए, हमको एक गया से हमको एक अच्छे जानकार व्यक्ति ने, जिनका बिजनेस जी। है और पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, दिल्ली में उनका ऑफिस है, वो गए थे, उन्होंने आकर के कहा राम मंदिर के बाद, उन्होंने कहा कि भाई यादवों की बस्ती में भी बहुत जय जयकार है नरेंद्र मोदी की। हमने पूछा कि हम्म। कैसे आप ये बात कैसे कर रहे हैं, आप बायस है, हम लोग का एक अलग तरह का बायस है। तो उन्होंने जी। कहा कि नहीं, ये वो हमने सुना लोगों को कहते हुए कि भाई अब तो राम जी का बन गया, अब तो कृष्ण जी की बारी है, हमारा वाला मंदिर कब बनेगा, हमारा वाला मंदिर भी जी। मोदी बनाएगा। तो अगर हम्म। यादव समाज के अंदर ये धारणा है कि हमारा वाला मंदिर मतलब कृष्ण भगवान का मंदिर, यदुवंशियों का मंदिर मथुरा में बनना है और वो भी मोदी ही अयोध्या बनवाएगा, अभी जाके, अयोध्या झांकी है, मथुरा मथुरा काशी मथुरा बाकी है। काशी बाकी है, तो वहां भी शुरू हो गया है सर्वे वर्वे के काम, जी। वहां भी शहीद गा के चल रहे हैं। और अगर हम्म। यादव समाज में ये लग रहा है कि भाई हमारा वाला मंदिर है मथुरा वाला और वो भी जी। मोदी बनवाएगा, तब तो ये बहुत हम्म। खतरे की घंटी है। फिर तो पिछली बार से वोट का अंतर बढ़ जाएगा। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि ये हम्म। तो ऐसे भी समझ में आनी चाहिए थी बात की। एक पहले भी एक होता था कि 30% यादव वोट करता था, हम लोग कई बार इस बात की चर्चा कर चुके जी। हैं और ये अलग अलग सर्वेज में भी आए हुए हैं कि लोकसभा में हम्म। 30% या उससे ज्यादा वोट करता है। अगर नहीं यादव वोट करता तो मधेपुरा में शरद यादव 3 लाख वोट से ज्यादा से थोड़े हारते, 3 लाख से हाँ ज्यादा वोट से बिल्कुल। हारते। हम्म। तो ये इसका मतलब वो यादव करता रहा है और अब एक नई आकांक्षा उसके मन में हो रही है और आप उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक तो कायदे से बात जो हम लोग पहले चर्चा किए हैं, उनको जाना चाहिए था अभी उतर के सड़क पर, कि चले जाना चाहिए था अपने को पीड़ित बताते हुए। और ये देखिए, जी। पीड़ित जो होता है, विक्टिम के साथ हमेशा जनता खड़ी होती है। हम्म। अगर ताकतवर के खिलाफ आप खड़े हैं, आप विक्टिम हैं, तो हमेशा आपके साथ जनता खड़ी होगी। और हमने बहुत विस्तार से, हमको कई बार ओम प्रकाश यादव जब पहली बार 2009 में जीत करके आए थे तो बताते थे दिल्ली में कि उन्होंने किस तरह बिल्कुल से शिवा जी। चले गए थे जी। क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में, अपनी पत्नी को हम्म। विधवा की साड़ी पहना करके और वो उतर गए थे। हम जी। लोगों ने, अरविंद केजरीवाल का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो आदमी 24 घंटे अपने को विक्टिम बताता रहता है, 24 घंटे, हम्म। कि जी। हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम पीड़ित हैं, सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है। देखिए, जब आप इनके खिलाफ भी नोटिस आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, और इनसे पूछताछ हो रही है। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन आता है, ईडी का नोटिस आता है, तो एक नया राग छेड़ देते हैं कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया ऑफर दिया गया तोड़ने के लिए। सबको हम्म। पता है कि कोई नहीं तोड़ रहा है उनकी पार्टी को, और उनकी पार्टी के अगर 7 विधायक टूट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई उनके फर्क पास नहीं पड़ता। 62 विधायक हैं, 70 में से हम्म। 62 विधायक हैं, बीजेपी के सिर्फ 8 हैं। बीजेपी किसी हाल में यहाँ सरकार नहीं बना सकती।
तब भी वो एक गलत एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं वो और उनकी पूरी पार्टी, जैसा लगता है कि बीजेपी की असली लड़ाई उन्हीं से है कि जी बीजेपी ने बिल्कुल। हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। तो अब वो किसी तरह से नैरेटिव डाइवर्ट करने, चेंज करने, अपने ऊपर से फोकस हटाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों से पॉलिटिशियंस को क्या, इन सब चीजों को सीखना चाहिए, इन सब चीजों से कि आप तो कोई जी नैरेटिव के लेवल पर भी नहीं कर रहे हैं कि आपको हटाया गया तो किस लिए हटाया गया, आपसे किस बात से लोग डर रहे हैं, बीजेपी की क्या प्लानिंग है। बीजेपी की जो प्लानिंग थी वो तो उसने इंप्लीमेंट कर दिया, उसका एक ही दाव चला कि नीतीश कुमार उसकी तरफ आ गए, अब दूसरा कोई दाव चलने की जरूरत नहीं है। पिछले बार का जो रिकॉर्ड है, पिछले बार का जो वोटिंग का पैटर्न है, हमने कहा 53.25 वर्सेस 30%। जी। तो ये 53.25 और आपका जो 30% था उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी था, उसमें मुकेश सहनी का भी था, उसमें जीतन राम मांझी का भी था, और वो भी आपके साथ नहीं है। अगर उनका 5% निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है? 18-7-25, 18% आरजेडी का और जी 7% बिल्कुल। कांग्रेस का। तो 25 बचता है, 5% तो उनका निकल के अगर उधर चला जाएगा तो उधर 60% से ज्यादा वोट हो गया, तो कहां लड़ाई रहेगी। तो अगर पार्टियों को अगर ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है लड़ाई नहीं है, वो जीत ही जाएगा, उसने अपना गेम सजा लिया बीजेपी ने, तब भी आप लड़ना थोड़े छोड़ देंगे। आपको जी लड़ना तो होगा, लड़ते हुए दिखना भी जरूरी होता है। अगर आप लड़ते हुए नहीं दिखेंगे तो जो आपका कोर वोटर है वो भी आपको छोड़ेगा, वो दूसरी जगह आसरा तलाशेगा। सही बात। लालू यादव की ताकत सिर्फ ये नहीं है कि वो यादव थे और उन्होंने एक यादव मुसलमान का समीकरण बनाया। उनकी ताकत ये थी कि वो ग्राउंड पर लड़ते रहे थे। आपको जी। लड़ते हुए दिखना होगा, और अभी लड़ाई की तैयारी ही नहीं दिख रही है। लड़ने की तो बात बाद में आएगी, आपकी लड़ाई की तैयारी नहीं दिख रही है। और आपके साथ सबसे आदर्श स्थिति थी कि आप अपने को पीड़ित बता करके जनता के बीच में जाते, अपने को शहीद बताते जनता के बीच में जाकर के कि हम नौकरी दे रहे थे, हम बिहार का विकास कर रहे थे और इसके लिए हमको शहीद कर दिया गया, हमारे ऊपर इसलिए वार हुआ, हमारा इसलिए सरकार हमारी गिराई गई। तो आप तो जाकर के नैरेटिव ही नहीं बना रहे हैं, और ना ड्राइंग बोर्ड पर बिल्कुल। बैठ करके और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके जी। कम से कम टिकट बांटिए, कांग्रेस के साथ बात करिए, लेफ्ट के साथ बात करिए। अगर कांग्रेस बात नहीं कर रही है तो ये बात पब्लिक में आकर के कहिए कि कांग्रेस नहीं बात कर रही। जी। तो आप चूंकि आप कुछ आप कही नहीं रहे, तो ऐसे तो एकदम से सरेंडर है। और उसका मूल कारण हमको अपोजिशन की पार्टी जो उधर गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन सब का इंतजार तो एक कारण है, कांग्रेस का रिलक्टेंस भी एक कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो शायद बच जाए। सरेंडर चलिए। करके कोई नहीं बचा है आज तक, जीत जो बचा वही है जो लड़ा है। जी, तो जो लड़ा है वही बचा है, और बैक ऑफ द माइंड में ये बात है कि यदि हम सरेंडर कर देंगे तो शायद अभी बचे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा, राजनैतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि आप लड़े नहीं हैं तो मिट जाएँगे। ऐसा नहीं कि लोकसभा में चुप रहेंगे और विधानसभा में बिहार की जनता आपको जीत दिला देगी। तो महागठबंधन को समझने की जरूरत है। चुनाव बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं, बिहार की चर्चा को हम जारी रखेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। चलते-चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।